नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। पंतनगर में स्थित गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित 119वें अखिल भारतीय किसान मेला और कृषि उद्योग प्रदर्शनी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज शिरकत की। इस मेले की थीम सशक्त महिला समृद्ध खेती पर रखी गई है। सीएम धामी ने मेले का उद्घाटन कर प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मेले में किसानों को उन्नत बीज, नवीनतम कृषि तकनीकें, मिलेट्स की खेती और अन्य आधुनिक कृषि नवाचारों की जानकारी थी। ये कार्यक्रम किसान को सशक्त बनाने और खेती को समृद्ध करने पर केंद्रित है, जहां विभिन्न स्टॉल्स पर प्रदर्शन और साथ ही साथ विशेष गोष्ठियां आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर किसानों के हित में सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया। भाइयों बहनों, हाल ही में हमने प्रदेश का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए और जिसमें सत्र की बात कर रहा था, वो सत्र आज ही 14 तारीख को ही संपन्न हुआ, क्योंकि 1 बज गया था, 1:30 बजे संपन्न हुआ है। तो उसमें 1,11,000 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक बजट भी हमने प्रस्तुत किया है, जिसमें किसानों के कल्याण के लिए, कृषि क्षेत्र के विकास के लिए भी कई महत्वपूर्ण प्रावधान उसमें किए गए हैं, ताकि हमारे अन्नदाता भाई बहन भी समृद्ध बन सके, सशक्त बन सके, आगे बढ़ सके। उसमें कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए हमने 24 करोड़ रुपए से अधिक की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना के लिए 20 करोड़ रुपए, फसलों की सुरक्षा घेर बाढ़ के लिए 20 करोड़ रुपए अलग से, मिलेट मिशन के लिए 12 करोड़ रुपए, स्थानीय फसलों को बढ़ावा देने के लिए 5 करोड़ रुपए से अधिक की राशि रखी गई है। इसके अलावा हमने बजट में किसान पेंशन योजना के लिए 12 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया है। और पशुपालकों की बात करूं तो हमने इस बार के बजट में ट्राउट मछली प्रोत्साहन योजना के लिए करीब 40 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 12 करोड़ रुपए, दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना के लिए 32 करोड़ रुपए और एक हमने और भारत सरकार के साथ समझौता किया, जिसमें आईटीबीपी जो हमारे राज्य के भारत तिब्बत सीमा जो पुलिस है, जो हमारे राज्य पर अनेक स्थानों पर काम करती है, चाहे वो हमारा जोशीमठ का क्षेत्र हो, उत्तरकाशी का हो, या पिथौरागढ़ का सुदूरवर्ती क्षेत्र नीलम से लेकर हमारा आदि कैलाश जौलीगांव तक का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में आईटीबीपी को भी हम जीवित भेड़, बकरी तथा कुक्कुट आपूर्ति और सब्जियां हम उनको सीधे सीधे उनको दे रहे हैं। इस योजना के लिए भी 3 करोड़ रुपए से अधिक की व्यवस्था की है। इसके अलावा हमने बजट में दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के लिए 42 करोड़ रुपए और हाउस ऑफ हिमालयाज के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। भाइयों बहनों, भी बहुत सारा है। मैंने छोटा सा किसानों के सेक्टर में कुछ प्रमुख चीजें मुझे लगा कि आप सबकी जानकारी में होना चाहिए कि हम किसानों के लिए ये प्रयास कर रहे हैं, लगातार अन्नदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके शोध के लिए, अनुसंधान के लिए। अब चूंकि ये जो आईटीबीपी के साथ हम ये फल, सब्जियां, कुक्कुट, मुर्गी, मछली ये सब देते हैं, तो इसमें बहुत हमको सीधे उनसे हम बेचते हैं उनको और हमको पैसा मिलता है, लेकिन उस योजना को चलाने के लिए भी पैसा चाहिए। कुछ समय तक पैसा अगर नहीं मिल रहा है तो किसान भाइयों को उससे पहले उसका भुगतान हो जाए, उसके लिए धनराशि का हमने प्रावधान किया है। भाइयों बहनों, मैंने सभी कार्य यूं ही नहीं गिनाए, बल्कि इसलिए बताए हैं क्योंकि हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि आज देश का हमको ऐसा नेतृत्व मिला है जिसने गांव, गरीब और किसान को अपने शासन की प्राथमिकताओं में अगर किसी को सबसे ऊपर रखा है तो हमारे अन्नदाता भाई बहनों को रखा है, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने। यहाँ उपस्थित अधिकांश किसान भाई बहन इस बात के साक्षी हैं कि बीते 11 वर्षों में जब से मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली है, किसानों की कल्याण की दिशा में जितना कार्य हुआ है उतना देश की आजादी के बाद कभी उतना काम नहीं हुआ। और पहले की सरकारों में आपको पता है कि एक प्रधानमंत्री जी खुद ही स्वीकार करते थे कि दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं और धरातल पर पहुंचते पहुंचते वो 15 पैसे रह जाता है, यानी कि 85 पैसा बीच में ही गायब हो जाता था, बिचौलियों के हाथ चला जाता था, कमीशन के हाथ चला जाता था। परंतु आज किसानों और गरीबों से जुड़ी हुई प्रत्येक योजना का लाभ सीधे उनके बैंक खातों में आता है, उस पर कोई बिचौलिया डाका नहीं डाल सकता। आज के अवसर पर मैं आप सभी किसान भाई बहनों से ये अपील करता हूं कि आप नई नई कृषि तकनीकें अपनाएं,
कृषि में नए प्रयोग करें और हमारी सरकार के द्वारा चलाई गई सभी योजनाओं का आप भरपूर लाभ उठाएं। और मैं ये भी कहूँगा, जैसे क्या होता है कि बीसी साहब का निमंत्रण आ गया, विश्वविद्यालय का निमंत्रण आ गया, डीन साहब का निमंत्रण आ गया, हम सब आ गए, हमने मेला देखा और हम मेला देख के वापस चले गए। इतने भर से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर पूरे वर्ष भर संगोष्ठी होती है, यहाँ पर संगोष्ठियाँ होंगी, लगातार चलेगा, लगातार बड़े बड़े वैज्ञानिक आएंगे, नए नए अनुसंधान, नए नए शोध, उन सब की जानकारियां देंगे। आप उस संगोष्ठियों में संवाद के आप हिस्सा बने, उसमें सम्मिलित हों, आप अपनी जागरूकता पैदा करें, रुचि पैदा करें कि कैसे और अच्छा हम कर सकते हैं। जो फसल हम परंपरागत रूप से लगा रहे हैं उसके अतिरिक्त और कैसे और अच्छा कर सकते हैं। अगर आपके अंदर रुचि आएगी तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से फायदा होगा। हमारी सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और भविष्य में भी हम आपके हितों के लिए, आपकी समृद्धि के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते रहेंगे, क्योंकि हमारे अन्नदाता किसानों की समृद्धि हमारे प्रदेश और देश की समृद्धि की आधारशिला है। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी के सहयोग से हम उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाने के हमारे विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने में अवश्य सफल होंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी इतनी भारी संख्या में यहाँ आए हैं, इसके लिए मैं आप सबका पुनः दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सरोवर नगरी से लगभग 10 किलोमीटर दूर चारखेत स्थित माउंटेन मैजिक में नैनीताल लिटरेचर फेस्टिवल शुरू हो गया है, जिसका उद्घाटन कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत और साहित्यकार प्रोफेसर पुष्पेश पंत ने किया। इस फेस्टिवल में देश विदेश के लेखकों और रचनाकारों ने प्रतिभाग किया है। वहीं कुमाऊं आयुक्त बता दें कि दीपक रावत ने आयोजकों का धन्यवाद करते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ ही चारखेत जैसे पर्यटन स्थल को नई पहचान मिलेगी। देखिए, नैनीताल लिटरेचर फेस्टिवल का ये दूसरा एडिशन यहाँ पे हो रहा है चारखेत में, और जो इस तरह के इवेंट्स होते हैं किसी शहर की आइडेंटिटी को उभारने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। एक तरह से ऑफ सीजन में भी हो रहा है और इससे नई डेस्टिनेशंस भी क्रिएट होती हैं। जैसे अब ये चारखेत में हो रहा है, आगे भी इसके एडिशंस यहाँ पे होंगे, तो एक नई पहचान, नई डेस्टिनेशंस, शहर का दबाव वो भी कम होता है। और दूसरी अच्छी बात ये होती है कि जब ये लिटरेचर फेस्टिवल्स होते हैं तो बहुत से अनौपचारिक मुलाकात यहाँ पे जो ऑथर्स आए हैं, स्पीकर्स आए हैं, डॉक्यूमेंट्री मेकर्स आए हैं, उनसे होती है, जिससे कि हमारी यंगर जनरेशन है जो राइटर्स बनना चाहते हैं, फिल्म मेकर्स बनना चाहते हैं, वो इंस्पायर होते हैं। अभी जैसे बहुत अच्छा सेशन यहाँ पे आपने देखा होगा इंद्रजीत जी का राजूला मालूशाही पे हुआ, और बहुत कुछ जो हमें भी नहीं पता था वो सीखने को मिला। इसी तरह से और भी बहुत से अच्छे सेशंस हैं, बहुत अच्छे लेखक यहाँ पे आए हुए हैं। तो इस तरह के आयोजन मैं समझता हूँ कि एक अच्छे प्रयास हैं और होते रहने चाहिए। देहरादून में एलपीजी गैस की आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए जिला प्रशासन का कंट्रोल रूम लगातार सक्रिय है। कंट्रोल रूम में गैस आपूर्ति से संबंधित 405 शिकायतें दर्ज की गई, जिन पर विभागीय टीमें कार्रवाई कर रही हैं। वहीं कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने कई क्षेत्रों में छापेमारी कर 50 गैस सिलेंडर जब्त किए हैं और 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। सर देखिए, जैसा वो युद्ध के संकट में जो गैस की जो समस्याएं हैं, इसमें अधिकांश तो लोग पैनिक कर रहे हैं। उनको यह आशंका है कि संभवतः गैस की कमी है। तो हम आपके इस माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि गैस की कमी जितनी बताई जा रही है ऐसा कुछ नहीं है। लोग पैनिक हो रहे हैं और इसीलिए डीएम साहब के निर्देश पे हमारे यहाँ आपदा कंट्रोल रूम में कुछ नंबर जो डिस्प्ले किए गए हैं कि अगर किसको गैस को लेके कोई समस्या है, कोई भ्रांति है, तो यहाँ वो पूछ सकता है। तो आज हमारे यहाँ जो कल से कार्यशील हुआ था, तो कुल 268 शिकायतें आई हैं 268, जिसमें 215 कॉल के माध्यम से है और बाकी व्हाट्सएप के माध्यम से है। गैस कंपनियां लगातार हमारे कंट्रोल रूम में आप देख सकते हैं कि बैठे हैं इनके प्रतिनिधि और लगातार इनको एड्रेस कर रहे हैं। कल को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो रही है, तो मैनुअल बुकिंग भी हो रही है। और ये भी निर्णय है कि जो शहरी क्षेत्र है उसमें 25 दिन से पहले किसी को गैस नहीं मिलेगी, तो अनावश्यक किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।
और ग्रामीण क्षेत्रों में ये सीमा जो है भारत सरकार ने बढ़ा दी है 45 दिन और दुर्गम क्षेत्रों में। तो फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है। तो हमारी अपील ये है कि आप शांत रहें और धैर्य रखें। जब आपकी गैस खत्म होती है, जिनका आपका टर्न जितने समय पे आएगा, आप मैनुअली जाके अपने एजेंसी पे बुक करा सकते हैं। घरेलू गैस सिलेंडर के व्यावसायिक इंतजाम को लेकर और इस्तेमाल को लेकर अवैध स्टॉक के खिलाफ खाद्य आपूर्ति विभाग ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। विकासनगर क्षेत्र में खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम ने होटल, रेस्टोरेंट और चाय की दुकानों पर औचक छापेमारी की। इस दौरान होटल, रेस्टोरेंट और चाय की दुकानों में घरेलू गैस सिलेंडरों का इस्तेमाल होता पाया गया, जिस पर कार्रवाई करते हुए 12 घरेलू गैस सिलेंडर्स बरामद किए गए। जो घरेलू गैस सिलेंडर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में विकासनगर में यूज किए जा रहे थे, उनके खिलाफ एक अभियान चलाया गया था कि व्यावसायिक प्रतिष्ठान जितने होटल, ढाबे या छोटी चाय की गुमटियां हैं, वहाँ पे घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग ना हो। इसे रोकने के लिए एक अभियान चलाया गया, जिस टीम में मैं, मेरी साथी पूर्ति निरीक्षक श्रीमती राखी और हमारे पूर्ति लिपिक हैं श्री जितेंद्र कुमार, एक संयुक्त टीम बना के हम लोग छापामारी में गए और अभी तक कुल 12 सिलेंडर पकड़े गए हैं, जिनको जब्त कर लिया गया। जब्त करने के बाद विकासनगर गैस एजेंसी में उसको जमा कर दिया गया। आज तो उनको जितने भी हम लोगों ने पकड़े हैं, उन पे नोटिस दे दिए गए हैं और चस्पा कर दिया गया है कि भाई इस तरह की कार्रवाई ना हो। अगर दोबारा से यूज करते हुए कोई पकड़ा जाता है तो इस पर सख्त कार्रवाई होगी और साथ ही साथ पुलिस ने FIR कर दी है। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध का असर अब लोगों की रसोई तक दिखाई दे रहा है। देहरादून के पचवादून जिला में अब LPG सिलेंडर की बुकिंग को लेकर लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। गैस कंपनियों की और मोबाइल ऐप पर बुकिंग के दौरान तकनीकी दिक्कतों की वजह से सर्वर बार बार धीमी गति के साथ चल रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मामले में प्रशासन का कहना है कि क्षेत्र में फिलहाल किसी तरह की पैनिक स्थिति नहीं है और उपभोक्ताओं की सुविधा को देखते हुए ऑनलाइन के साथ साथ अब ऑफलाइन बुकिंग की व्यवस्था भी शुरू कर दी गई है। स्थिति है उसके बारे में अवगत कराया गया है और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो विकासनगर क्षेत्र में है, पूरे तहसील क्षेत्र में कोई भी ऐसी पैनिक सिचुएशन नहीं है। गैस की आपूर्ति पर्याप्त है और सुचारू रूप से ये आपूर्ति की जा रही है। अभी तक जो बुकिंग की जो सुविधाएं ऑनलाइन की, उसको ऑफलाइन भी आपूर्ति विभाग द्वारा किया जा रहा है। उसके साथ साथ जो घरेलू आपूर्ति जो की जाती थी, उस पर जोर दिया जा रहा है। तो लोग तक जो भी घरेलू आवश्यकताएं हैं, वो उसको पूरा किया जाएगा और जहाँ पे भी इलीगल रूप से लोगों के द्वारा कोई स्टोरेज किया जाता है, कालाबाजारी की जाती है, कोई रिफिलिंग वगैरह का काम इलीगल तरीके से किया जाता है, तो उन पे चेकिंग कल भी की गई थी, आज भी की जाएगी, उन पे कठोर कार्रवाई की अमल। प्रशासन को और बात कह रहे हैं। आज जो ये मीटिंग है, इसका पर्पज ये है कि जो भी आपूर्ति के लिए नियम बनाए जा रहे हैं, आपूर्ति की जो व्यवस्था बनाई जा रही है, उसको आम जन तक पहुंचाना और जो उनकी जरूरत है उसको पूरा किया जाना है। तो अभी टोल फ्री नंबर भी एक्टिवेट कर दिए गए हैं, कंट्रोल रूम भी स्थापित हो गया है और विभाग के द्वारा लगातार इसमें मॉनिटरिंग भी की जा रही है। संयुक्त टीमें बनाई गई हैं जो बीच बीच में औचक निरीक्षण भी करेंगी और लोगों को जो भी समस्याएं आ रही है उसका समाधान। सर मैं ये तो बात कर रहा हूँ, मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ पे आया था कि सिलेंडर नहीं आ रहा है, वहाँ पे वो डिलीवर नहीं हो रहा है कई दिन से। तो आज मैं आया था यहाँ पे बुकिंग करने के लिए, तो बुकिंग नहीं हो पाया। ये KYC करो, KYC करने के लिए मुझे अपनी घरवाली को लाना पड़ेगा, तो उसके बिना ये वो नहीं कर रहे, KYC नहीं कर रहे और वो आने में असमर्थ है। तो सर अगर ये KYC करना भी है इनको, तो जैसे डिलीवरी घर पे कर रहे थे, तो उस आधार पे ये KYC भी तो कर सकते हैं वहीं पे। 2 मिनट में KYC कर रहे हैं। जिस प्रकार का क्राइसिस देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, क्या उसको मान रहे हैं आपकी बात को? नहीं मान रहे। क्या बता रहे हैं? ये बता रहे कि उसको लेके आओ और KYC होगी तब बुकिंग होगा। कितने दिन से आप प्रयास कर रहे थे? मैं 3-4 दिन से कर रहा था। दिक्कत तो सर ये है, क्या बोलते हैं, सुबह से मैं जितने भी नंबर इन्होंने वो दे रखे हैं ऑफिस के भी और पर्सनल नंबर, एक भी नंबर इनका सारा नंबर स्विच ऑफ आ रहे हैं। मजबूरन मुझे यहाँ आना पड़ा इसलिए, ताकि मेरे पास सिलेंडर नहीं है घर पे। हम वहाँ घर पे इंतजार करेंगे, गाड़ी आएगी। हाँ तो बुकिंग 11 तारीख का बुकिंग करा हुआ है, डिलीवरी 19 तारीख को किसी और को दे रही है। अब क्या लग रहा है? अब देखते हैं अब क्या सिचुएशन है। मैं खुद भी अभी आया हूँ।
कुछ जानकारी मिल रही है कि जानकारी तो मुझे कुछ जानकारी है, अभी तक कोई जानकारी नहीं। सरकार करेंगी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर देखे तो नहीं, सरकार कह रही है तो ये इतनी भीड़ क्यों हो रही इकट्ठी फिर? अगर सरकार के पास अवेलेबल है तो इतनी भीड़ क्यों इकट्ठी हो रही फिर? दो ना, फिर घर घर जैसे आप डिलीवरी करते आ रहे हैं वैसे दो। कहाँ से आए हैं? बाढ़ वाला से। किस प्रकार की समस्या आ रही है गैस को लेकर? ये बहुत टाइम से बुक करा तो बुक ही नहीं हो रहा था, बाढ़ वाला साइड भी नहीं आते, बहुत कम आते। बुक अब 2-3 हफ्ते के बाद बुक हुआ, फिर आ रही। अब क्या स्थिति है, लगता है कितनी देर में? पता नहीं, अब भगवान मालिक, अब मिलता ही नहीं मिलता है, और किसी आ रहा था तो देते ही नहीं मिलता। अब तो वो यहाँ अंदर जाके पता चलता। ऋषिकेश में प्रशासन ने गैस एजेंसी और होटलों में चेकिंग अभियान चलाया, जहां पर एक गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाहन से अवैध गैस रिफिलिंग का मामला सामने आया। वाहन में 7 खाली और 30 भरे हुए सिलेंडर मिले थे और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसडीएम ने कहा है कि अवैध रिफिलिंग और कालाबाजारी पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। गैस आपूर्ति में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। ऋषिकेश के पौराणिक वीरभद्र महादेव मंदिर परिसर में खुदाई के दौरान कई साल पुरानी पत्थरों पर बता दें कि उकीरी गई मूर्तियां बरामद हुई हैं। आशंका जताई जा रही है ये मूर्तियां 1 शताब्दी से पुरानी हो सकती हैं। ये भी बता दें कि ऋषिकेश के वीरभद्र महादेव मंदिर परिसर स्थित पीपल के पेड़ के नीचे छोटा सा शिवलिंग के पास क्षतिग्रस्त चबूतरे को ठीक करने के लिए नवनिर्मित कार्य श्रद्धालु ने शुरू किया था। इस दौरान पीपल के पेड़ के चबूतरे को तोड़ने के बाद जब नींव रखने के लिए खुदाई की गई तो वहां पर पुरातन समय के पत्थरों पर उकेरी गई कई सारी मूर्तियां मिली हैं। ये जो वीरभद्र महादेव हैं, यहाँ पे एक हमारे 2-4 भगत आते हैं, रोज पूजा पाठ करते हैं, शाम को भी आते हैं, रात को भी आते हैं। तो उनके मन में आया कि भाई खंडर हो रखा है, थोड़ा अच्छा चौतरा बन जाए, मंदिर अच्छा बन जाए। तो उन्होंने हमसे बताया कि मैं तो आपकी आज्ञा हो तो हम इसको करवा दें, जीर्णोद्धार करवा दें। तो हमने भाई करो भाई, अच्छी बात है, होना चाहिए। फिर हमने भाई बोल दिया। फिर उन्होंने भगत आए थे, खुदाई क्या बोलते हैं, मूर्ति निकला और भी सामान। तो अपना सुरक्षित हमारे पहले भी हुआ था, अभी भी हमने वहाँ सुरक्षित मंदिर में रख दिया और अच्छा है, अच्छा होना चाहिए। अभी तक किस स्थिति में था ये जगह के, कैसे स्थिति में है? ये देख लीजिए, इसी पूरा जर्जर पड़ा हुआ था, मिट्टी है, पत्थर है। थोड़ा साफ सुथरा हो जाए, चौतरा बन जाए, लोग बैठने के लायक हो जाए, बैठ के पूजा पाठ कर ले, ध्यान कर ले, साधना कर ले। कितनी मूर्तियां निकली? मूर्ति तो हमने गिना भाई, होंगे, आप देखे होंगे, 10-15 निकली होंगी मूर्ति। रुड़की स्थित पिरान कलियर में सिंचाई विभाग ने भूमाफियाओं की ओर से बनाई गई कॉलोनियों के लिए विभागीय भूमि पर बने रास्तों को बंद करने की तैयारी की है। अधिशासी अभियंता विकास त्यागी के निर्देश अनुसार सिंचाई विभाग की जमीन पर कब्जा या फिर रास्ता बनाने वालों पर केस दर्ज किया जाएगा। नहर किनारे बनी अवैध कॉलोनियों को बिजली, पानी कनेक्शन और नक्शा पास न करने के निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही अतिक्रमण रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स तैनात करते हुए तैयारी की जा रही है। रास्तों को लेकर हमारी किसी भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। दूसरी बात है कि जहां कोई कब्जा करने की कोशिश करेगा तो बिल्कुल सख्त निर्देश है, किसी भी तरीके से कोई भी ढिलाई उसमें नहीं बरती जाएगी। एक सूचना जो हमें अभी प्राप्त हुई थी वो हमने देख लिया है, उसको तत्काल बंद करा दिया है। ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में कुछ हमने एक पट्टी नहर के किनारे फॉरेस्ट को दी हुई है, उस पट्टी में से कुछ पेड़ वेड़ वहाँ पे कुछ कम दिखाई दिए तो उस पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। कोई परमिशन सिंचाई विभाग नहीं देगा। हम लोगों का सख्त रवैया शुरू से ही है इस मामले में। नहर के किनारे जो माननीय एनजीटी के निर्देश हैं और हमारी सरकार की तरफ से जो निर्देश हैं उनका बिल्कुल अक्षरश अनुपालन यहाँ जनपद हरिद्वार में विभाग द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो अगर दूसरी अथॉरिटीज़ हैं, जैसे यहाँ का विकास प्राधिकरण है, उन लोगों को भी हमने कम्युनिकेट किया हुआ है कि नहर के किनारे आप किसी भी कॉलोनी को, किसी को बिजली पानी का कनेक्शन, नक्शा पास, इस तरह की अनुमति ना दी जाए। जब इस तरह की सब चीज़ें नहीं होंगी तो अतिक्रमणकर्ता अपने आप ही पस्त हो जाएंगे। रास्ता उसकी अपनी ज़मीन है, उस ज़मीन से लगी हुई जैसे ही नहर की पटरी है उस पर हम उनको कोई परमिशन नहीं देंगे। वहाँ पर हमारी जो साइड ड्रेन है, साइड ड्रेन को हमने दुरुस्त कर दिया है, वहाँ पे एक खाई बना दी गई है। साथ साथ
जो खाली स्पेस है वहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम निरंतर जारी है। चमोली जिले के विकासखंड पोखरी में डूंगर गांव में सड़क पहुंचाने पर ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ पड़ गई है। दरअसल कई सालों से सड़क सुविधा से वंचित इस गांव के लोगों ने आखिरकार खुद ही पहल करते हुए चंदा इकट्ठा किया और श्रमदान कर करीब 1 किलोमीटर सड़क का निर्माण कर दिया है। यह सड़क तोणची मोटर मार्ग से गांव को जोड़ती है। वहीं सड़क बनने के बाद पहली बार जब गांव में वाहन पहुंचा तो ग्रामीणों ने खुशी जाहिर की और एक दूसरे को बधाई दी। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क बनने से अब गांव तक वाहन पहुंच सकेंगे, जिससे मरीजों को अस्पताल ले जाने में और बच्चों को पढ़ाई करने में बहुत ज्यादा सुविधा पहुंचने वाली है। लेकिन आगे तो मुश्किल लग रहा है मुझे। चुनाव के टाइम पे आते हैं, चले जाते हैं, उसके बाद कोई सुध नहीं लेता है। चाहे कोई भी नेता हो, चाहे भंडारी जी हो या महेंद्र भट्ट जी हैं, हमारे अध्यक्ष बने हैं अभी बीजेपी के, तो उन्होंने भी कोई सुध नहीं ली है हमारी इस सड़क की, और ना ही भंडारी जी ने यहाँ पे कोई सुध ली है। तो बस यही कहना चाहेंगे कि उनसे आगे जो वोट मांगने के टाइम पे आएंगे तो किस हक से आएंगे यहाँ पे। सही परमार है। मेरी उम्र भी 60 साल की हो गई, 45 साल हो गए यहाँ आके, अभी तक कहीं रोड नहीं देखी। हमने कहा कब तक जाएंगे हम नीचे, अब लठा के जाएंगे, ऊपर आएंगे नीचे जाएंगे, हैं क्या है यहाँ। नेता लोग आएंगे आते हैं और वोट के टाइम पर, और वोट दिए दो वोट दिए दो, वो उस टाइम तो बहन जी प्रणाम, भाई लोग प्रणाम सब कहते हैं। जब जीत जाते हैं तब कोई पीठ फरकाते हैं। सब ऐसे भी नहीं देखते कि हाँ हमने जीता, इनके प्रति हम जीता हमने हैं। आज विधायक हुए कई प्रति हुए, जब हम लोग वोट दी तब हैं मंत्री संतरी हुआ यहाँ बना के, हम तो बल मोदी तक पहुँचने वाले से आकर के पहुँचा से, जब से हम तो वोट नहीं दें हैं। हम खुद रोड बनाए, नारी शक्ति क्या नहीं कर सकती, और नारी शक्ति ने अपना रूप दिखाया, दुर्गा माँ का रूप। नारी शक्ति दुर्गा माँ बीच, और आ गई तो काली माँ बीच। एलपीजी गैस की आपूर्ति व्यवस्था को पारदर्शी बनाए रखने और घरेलू गैस के व्यावसायिक उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन और खाद्य आपूर्ति विभाग की टीमें कई क्षेत्रों में औचक निरीक्षण अभियान चला रही हैं। इस दौरान कोटद्वार के लालबत्ती चौराहे पर एक पिकअप वाहन से 20 खाली व्यावसायिक गैस सिलेंडर और 15 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए गए। मामले में वाहन चालक के खिलाफ FIR दर्ज करते हुए कार्रवाई की गई। जहाँ तक बात है निरीक्षण की और कार्रवाई करने की, तो हमारी जो 15 टीम है वो लगातार निरीक्षण कर रही हैं। आज लगभग 9,200 रुपये का चालान भी हुआ है। एक FIR दर्ज हुई है कोटद्वार में, जिसमें कुछ एक वाहन में कुछ 20 के लगभग खाली सिलेंडर और 15 के लगभग भरे हुए सिलेंडर मिले हैं, तो उस पर FIR दर्ज हुई है। देखिए, मेरी पब्लिक से और आम उपभोक्ताओं से यही अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि पैनिक ना हो। हमारे पास घरेलू गैस का सफिशिएंट स्टॉक है, निरंतर स्टॉक आ रहा है और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप बस 25 दिन का जो ड्यूरेशन है, जो आपका ड्यूरेशन है, उसके बाद आप बुक कराइए, आपको ज़रूर गैस मिलेगी। ये मेरी सम्मानित जनता जो जनपद बॉडी के, उनसे मेरी बार बार अपील है कि जो ऑथेंटिक न्यूज़ है आप उसे ज़रूर ध्यान रखिए, जो ऑथेंटिक बाइट है उसे देखिए, जो भ्रामक सूचनाएं हैं, भ्रामक खबरें, उन पर ध्यान ना दीजिए। पर्याप्त स्टॉक है, इस तरह की कोई घरेलू गैस में कमी या किल्लत का कोई इशू नहीं है। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। आप देखते रहिएगा हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।